दोस्तों जय हिंद नमस्कार। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चारधाम यात्रा स्टार्ट होने वाली है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाटों को खोला जाएगा। इसके साथ ही 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। दोस्तों इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रकार से आसानी से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप किस प्रकार से केदारनाथ धाम की यात्रा को सरलतापूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों स्पेशली मैंने आपको समझाया था कि आपको केदारनाथ धाम यात्रा पर आने से पहले किन किन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई सारी ज़रूरी बातों के बारे में, किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहाँ पर आप इजीली बाय रोड पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार से दोस्तों यहाँ के लिए बसेस अवेलेबल रहती हैं। इसके साथ ही केदारनाथ धाम से भी दोस्तों यहाँ के लिए बसेस अवेलेबल रहती हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर दर्शन की बात करें तो अधिकतर श्रद्धालु पहले केदारनाथ धाम जाते हैं, फिर वहाँ से वह बद्रीनाथ धाम आते हैं। कुछ श्रद्धालु दोस्तों ऋषिकेश और हरिद्वार से डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम भी आते हैं। दोस्तों अगर ऋषिकेश और हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से डिस्टेंस है तकरीबन 310 किलोमीटर और आप यहाँ से बाय बस या शेयरिंग टैक्सी करके, अपनी पर्सनल टैक्सी करके या फिर आप अपने पर्सनल गाड़ी से भी इजीली जा सकते हैं। पर दोस्तों अगर बात करें अपनी पर्सनल गाड़ी से जाने के बारे में, अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से अपनी फैमिली के साथ बद्रीनाथ धाम जाने पर विचार कर रहे हैं तो मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपको ड्राइविंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आपका हिल ड्राइविंग का खासकर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तभी आप बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए अपनी पर्सनल गाड़ी से आएँ। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा भी डाउट है अपनी ड्राइविंग को लेकर के तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी बिल्कुल लेकर के ना आएँ। आपको ऋषिकेश और हरिद्वार से काफ़ी सारी टैक्सीज़ अवेलेबल रहेंगी, आप वहाँ से टैक्सीज़ कर लें। अगर आपका बजट नहीं है तो आप बस से भी बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों अगर रास्ते की बात करें तो रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बीच बीच में आपको कहीं कहीं पैचेस देखने के लिए मिलते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार से दोस्तों आपको जो बसेस रहती हैं वो तकरीबन मॉर्निंग टाइम में ही आपको सारी बसेस मिलती हैं। उसके बाद में दोस्तों टैक्सी का ही एक ऑप्शन रह जाता है या फिर दोस्तों कुछ जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो आपस में मिलकर शेयरिंग टैक्सी करके भी बद्रीनाथ धाम पहुँच जाते हैं। दोस्तों अगर रास्ते की बात करें तो ऋषिकेश और हरिद्वार से निकलने के बाद में पहले आप देवप्रयाग पहुंचते हैं। देवप्रयाग वही स्थान है जहां पर कि भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इसके आगे दोस्तों आप रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं जहां पर कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। दोस्तों अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम की तरफ से आती है और मंदाकिनी नदी केदारनाथ धाम की तरफ से आती है। दोस्तों इसके आगे जब आप चलते हैं तो आप कर्णप्रयाग पहुँचते हैं, फिर नंदप्रयाग पहुँचते हैं, उसके बाद जोशीमठ होते हुए और गोविंद घाट होते हुए आप बद्रीनाथ धाम पहुँच जाते हैं। दोस्तों गोविंद घाट वही स्थान है जहां से कि हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा स्टार्ट होती है। दोस्तों अगर आप सुबह के समय अपनी यात्रा ऋषिकेश और हरिद्वार से प्रारंभ करते हैं तो आप इवनिंग टाइम तक इजीली बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं। अगर दोस्तों केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम पहुंचने की बात करें तो केदारनाथ धाम से दर्शन करने के बाद में आप सोनप्रयाग से आगे सीतापुर पहुँचते हैं। सीतापुर दोस्तों बस स्टैंड से आपको वहाँ के लिए बसेस भी अवेलेबल रहती हैं। इसके साथ ही दोस्तों वहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी करके भी बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ धाम यानी कि जब आप सीतापुर से आप निकलते हैं तो सीतापुर से निकलने के बाद में आपको थोड़ा सा रास्ता कहीं कहीं ख़राब देखने को मिलता है। इसका में दोस्तों जब आप कुंद पहुँचते हैं तो कुंद से दोस्तों आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता जो कि दोस्तों आपको रुद्रप्रयाग की तरफ लेकर के जाता है, दूसरा रास्ता दोस्तों आपको जो कि तुंगनाथ की तरफ से होकर के आपको चमोली में ले जाकर मेन रास्ते में मिलाता है। अगर दोस्तों तुंगनाथ वाले रास्ते की बात करें तो यह रास्ता दोस्तों इतना अच्छा नहीं है और इसको दोस्तों अधिकतर श्रद्धालुओं द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। अगर दोस्तों आपका विचार तुंगनाथ दर्शन करने का भी है तभी आप इस रास्ते को फॉलो करें। अदरवाइज दोस्तों आप रुद्रप्रयाग वाला जो मेन रास्ता है उसी से ही आप बद्रीनाथ धाम जाएं। यह रास्ता दोस्तों काफ़ी अच्छा बना हुआ है। दोस्तों जब आप कुंद से आप टर्न लेते हैं तो अगस्त्य मुनि होते हुए यह रास्ता रुद्रप्रयाग में आकर मेन रास्ते में मिल जाता है। इसके बाद में यह रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है। दोस्तों अगर आप इवनिंग टाइम तक बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो आप यहां पर आकर के अपने लिए रूम ले सकते हैं। यहां पर दोस्तों काफ़ी सारी धर्मशालाएं और होटल्स अवेलेबल हैं जहां पर कि आपको इजीली रूम मिल जाते हैं। अगर दोस्तों बद्रीनाथ धाम के एल्टीट्यूड की बात करें तो यह तकरीबन 10,270 फीट है। तो अगर आप अपने साथ में किसी बुजुर्ग को साथ में लेकर के आ रहे हैं और उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अस्थमा से जुड़ी हुई हो सकती हैं, बीपी से जुड़ी हुई हो सकती हैं, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं।
अगर आपको लग रहा है कि यह इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी आप उनको साथ में लेकर के आएँ। तो कई बार दोस्तों देखा गया है कि हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पर दोस्तों यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि बैजनाथ धाम तक ईज़िली रोड कनेक्टिविटी है। आपको यहाँ पर धाम में दर्शन करने के लिए भी कहीं कोई चढ़ाई, पैदल चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। यहाँ तक कि धाम से तकरीबन 100 से 200 मीटर दूर तक भी गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। दोस्तों धाम पर पहुँचने के बाद में आप अगर इवनिंग टाइम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले अपना रूम ले सकते हैं। रूम लेने के बाद में दोस्तों थोड़ा सा आराम करने के बाद में आपको इवनिंग टाइम में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इवनिंग टाइम में वहाँ पर लाइटिंग हो जाती है और बद्रीनाथ धाम काफ़ी सुंदर नज़र आता है। तो आपको इवनिंग टाइम में एक बार ज़रूर दर्शन करने चाहिए दोस्तों वहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों आप शाम के समय बद्रीनाथ धाम जो बाज़ार है वह भी काफ़ी सुंदर है, आप वहाँ पर घूम सकते हैं, वहाँ पर अपने लिए छोटी मोटी कुछ खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद रात को दोस्तों अपने रूम पर ही आराम करने के बाद में आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको सुबह सुबह दर्शन करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। दोस्तों बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई एक ज़रूरी बात और मैं आपको बताऊं कि जब आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे ही कुंड देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बिल्कुल गर्म पानी के कुंड होते हैं। यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं। लेडीज़ और जेंट्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग कुंड बने हुए होते हैं। यह कुंड दोस्तों अलकनंदा नदी के बिल्कुल पास में बने हुए हैं। दोस्तों सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के बाद में आप यहाँ से माना जा सकते हैं। माना का डिस्टेंस दोस्तों यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर है। माना को दोस्तों इंडिया का फर्स्ट विलेज भी कहा जाता है। यहाँ पर जाने के बाद में दोस्तों आप सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं, सरस्वती मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सरस्वती नदी केवल हमारे को यहाँ पर ही देखने के लिए मिलती है और इसके बाद में यहाँ से सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है। दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पर वह दरवाज़ा भी बना हुआ है जहाँ से कि महाभारत काल में पांडव महाभारत युद्ध के बाद में पश्चाताप करने के लिए यहाँ से स्वर्ग के लिए पधार गए थे। दोस्तों काफ़ी अच्छी जगह है ये, यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर लगने वाले समय की अगर बात करें तो यहाँ पर कम से कम आपको 2 दिन और 1 रात अपना प्लान करके आना चाहिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में दोस्तों अगर आपने केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं किए हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप यहाँ से वापस ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए भी निकल सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी यात्रा काफ़ी मंगलमय रहेगी। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और जल्दी जाके आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। दोस्तों केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई जो ज़रूरी बातें हैं उनके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस वीडियो को भी जा करके ज़रूर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।